नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जो 40 साल की उम्र तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते करते बिल्कुल थक चुका था। हाँ, उसे अपनी जिंदगी बहुत ही बेरंग लगने लगी थी। उसने खुद कहा था, ग्रे प्लेन्स, ग्रे सूट्स और ग्रे चेहरे। और फिर 41 साल की उम्र में उसने एक ऐसी ड्रिंक के साथ अपनी पहली कंपनी शुरू की। जिसके लिए कोई बाजार ही नहीं था। आज वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रेड बुल के संस्थापक डाइटरिच मार्टेशिट्स की। और ये कहानी सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बनाने की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे एक आदमी ने मार्केटिंग के सारे नियम तोड़ दिए। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो ड्रिंक नहीं एक आइडिया बेचता है। हाँ, और उसने अफवाहों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और ये साबित किया कि कभी-कभी आपके प्रोडक्ट का स्वाद कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम इसी अजीबोगरीब और शानदार सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1982। डाइटरिच मार्टेशिट्स यूनिलीवर के लिए एक मार्केटिंग डायरेक्टर थे। और अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुके थे। वो कुछ अपना करना चाहते थे, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। और इसी आज़ादी की तलाश में वो थाईलैंड पहुंचे। हाँ, एक बिजनेस ट्रिप पर। वहां उन्हें बहुत ज्यादा जेट लैग हो रहा था, तो उन्होंने एक लोकल एनर्जी टॉनिक पिया जिसका नाम था क्रॉटिंग डैंग। जिसका मतलब होता है लाल बैल। बिल्कुल, और वो हैरान रह गए कि उनका जेट लैग मिनटों में गायब हो गया। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद हांगकांग के एक होटल बार में वो एक मैगजीन पढ़ रहे थे और उसमें लिखा था कि जापान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग यही एनर्जी टॉनिक बनाने वाली कंपनियां हैं। वही तो। और बस वही उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर ये चीज एशिया में इतनी बड़ी है तो इसे पश्चिम में भी बेचा जा सकता है। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस थाई टॉनिक को यूरोप में बेचना शुरू नहीं किया, उन्होंने उसे पूरी तरह से बदल दिया। और यही उनकी जीनियस काम आई है ना? हाँ, ये उनकी पहली बड़ी चाल थी। उन्होंने थाई निर्माता चालियो युविध्या के साथ पार्टनरशिप की। दोनों ने 5-5 लाख डॉलर लगाए, 49% की हिस्सेदारी। और प्रोडक्ट में दो बहुत जरूरी बदलाव किए। पहला, उन्होंने ड्रिंक को कार्बोनेटेड बनाया, मतलब उसमें गैस डाली ताकि वो पश्चिमी लोगों को सोडा जैसा लगे। और दूसरा, और ये सबसे बड़ा दांव था, उन्होंने इसकी कीमत आसमान पर पहुंचा दी। एक मिनट, ये तो बड़ा उल्टा लगता है। कोई भी नया प्रोडक्ट लाने के लिए लोग तो कीमत कम रखते हैं। सही बात है, लेकिन वो इसे कोक या पेप्सी के बगल में रखना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग इसकी तुलना किसी और चीज से करें ही नहीं। बिल्कुल, $2 प्रति कैन पर ये उस समय का सबसे महंगा कार्बोनेटेड पेय था। उनका मानना था कि अगर कीमत थोड़ी ही ज्यादा होती तो लोग इसे बस एक महंगा सोडा समझते। लेकिन जब कीमत बहुत ज्यादा हो तो लोग सोचते हैं, अरे इसमें जरूर कुछ खास होगा। एग्जैक्टली, उन्होंने कीमत को क्वालिटी और असर का सिग्नल बना दिया। कमाल है। मतलब कीमत से ही एक नई कैटेगरी बना दी। और यहीं से उनकी वो फिलॉसफी भी आई कि रेड बुल सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। हाँ, और वो इसे कहते थे एफिशिएंसी प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब था? किसी दवा की तरह। बिल्कुल, उनका कहना था कि ये प्यास बुझाने या स्वाद के लिए है ही नहीं, इसका सिर्फ एक काम है आपकी दिमागी और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। ये एक फंक्शनल ड्रिंक है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक नहीं। और इसी सोच ने उन्हें वो मशहूर लाइन कहने की हिम्मत दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप उस लाइन की बात करें कि स्वाद का कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर तो किसी भी मार्केटिंग वाले के होश उड़ जाएंगे। और ये एक क्रांतिकारी सोच थी। उस समय पूरी बेवरेज इंडस्ट्री स्वाद पर टिकी थी। कोक पेप्सी की लड़ाई ही स्वाद पर थी। और मार्टेशिट्स ने कहा, हम उस खेल में है ही नहीं। हाँ, उन्होंने रेड बुल को एक टूल की तरह बेचा। जैसे आप हथौड़ा खरीदते हैं कील ठोकने के लिए, उसके डिजाइन के लिए नहीं। और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने पहले ब्रोशर में लिखा, रेड बुल के लिए कोई बाजार नहीं है, हम एक बनाएंगे। सोचिए, 41 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी शुरू करने वाले आदमी का कॉन्फिडेंस। लेकिन शुरुआत में तो बिक्री बिल्कुल नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया? टीवी पर विज्ञापन दिए? नहीं, विज्ञापन पर एक पैसा खर्च नहीं किया। तो फिर उन्होंने सारा पैसा और ज्यादा सैंपल बनाने में लगा दिया और उन्हें मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे एस्टी लॉडर करती थी। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी। उनका कहना था, अगर लोगों को उत्पाद पसंद आता है तो वे उसे खरीदते हैं। उन्होंने छात्रों को, ड्राइवरों को, एथलीट्स को, सबको मुफ्त में रेड बुल पिलाया। और फिर आया वो स्लोगन जो आज हर कोई जानता है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। ये आइडिया कहाँ से आया? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। उन्हें अपना स्लोगन फाइनल करने में लगभग 1.5 साल लग गया। 1.5 साल? हाँ, सिर्फ एक लाइन के लिए? हाँ, उनके कॉलेज के दोस्त की विज्ञापन एजेंसी ने 50 से ज्यादा आइडिया दिए। मार्टेशिट्स ने सबको खारिज कर दिया। वो परफेक्शनिस्ट थे। बहुत ज्यादा। फिर एक रात उनके दोस्त ने आधी नींद में ये लाइन सोची,
रेड बुल गिव्स यू विंग्स। उन्होंने मार्टिशिट्स को फोन किया और मार्टिशिट्स ने तुरंत कहा हाँ यही है। तो प्रोडक्ट तैयार था, कीमत तय हो गई और स्लोगन भी मिल गया। लेकिन एक ब्रांड को लेकर होने वाली बातें भी तो उसे बनाती हैं, और रेड बुल के बारे में तो कुछ बहुत ही अजीब बातें फैल रही थी। हाँ, और यहीं पर मार्टिशिट्स की असली प्रतिभा दिखती है। कोई और कंपनी होती तो उन अफवाहों को दबाने में करोड़ों खर्च कर देती। उन्होंने उन अफवाहों को अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बना लिया। बिल्कुल। शुरुआती दिनों में ये अफवाह फैली कि रेड बुल में जो मुख्य सामग्री है टॉरिन, वो बैल के अंडकोश या वीर्य से बनती है। हाँ यही। बाप रे, ये तो किसी भी ब्रांड के लिए पीआर का सबसे बुरा सपना हो सकता है। लेकिन रेड बुल ने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने इन अफवाहों को फैलने दिया। क्या? यहाँ तक कि अपनी वेबसाइट पर एक पेज बना दिया जहां इन अफवाहों का जिक्र था। हाँ, मार्टिशिट्स का मानना था एक ब्रांड के लिए सबसे खतरनाक चीज है लोगों की कम दिलचस्पी। जब तक लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं अच्छा है। उदासीनता आपका दुश्मन है, विरोध नहीं। बिल्कुल। और इस रणनीति ने जबरदस्त काम किया। इसने एक रहस्य और रोमांच का माहौल बना दिया। और फिर जब जर्मनी जैसे कुछ देशों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण रेड बुल पर बैन लगा दिया, तब तो ये और भी बड़ी बात बन गई। ये एक तरह का वर्जित फल बन गया। हाँ, एक काला बाजार शुरू हो गया। लोग इसे तस्करी करके लाते थे। जब कुछ साल बाद जर्मनी में बैन हटा तो पहले 3 महीनों में 33 मिलियन कैन बिक गए। वाह, मतलब विवाद ने उनके लिए वो काम कर दिया जो करोड़ों के विज्ञापन भी नहीं कर सकते थे। सही बात है। लेकिन ये सब तो शुरुआती दिनों की बात है। एक ग्लोबल ब्रांड सिर्फ अफवाहों पर तो नहीं चल सकता। तो उन्होंने इस शुरुआती सफलता को एक साम्राज्य में कैसे बदला? यहीं पर उनका सबसे बड़ा विजन सामने आता है। मार्टिशिट्स कभी भी एक पेय कंपनी बनाए नहीं रहे थे। वो क्या बना रहे थे? वो एक मार्केटिंग और मीडिया समूह बना रहे थे जो बस इत्तेफाक से एक एनर्जी ड्रिंक बेचता है। उन्होंने उत्पादन, बॉटलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। कंपनी का काम सिर्फ 2 चीजें थी, मार्केटिंग और सेल्स। हाँ, एक एसेट लाइट मॉडल। इससे उन्हें अपना सारा पैसा और ऊर्जा सिर्फ ब्रांड बनाने में लगाने की आजादी मिली। तो अगर वो पारंपरिक विज्ञापन नहीं कर रहे थे तो वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे थे? उन्होंने कहा हम दर्शकों तक नहीं जाते, हम दर्शकों को अपने पास लाते हैं। सुपर बोल में विज्ञापन खरीदने के बजाय उन्होंने अपने खुद के इवेंट्स बनाए। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीमें खरीदी, सॉकर क्लब खरीदे और उनका नाम बदलकर द रेड बुल्स रख दिया। और दुनिया भर में सैकड़ों एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीटों को स्पॉन्सर किया। हाँ, वो फेलिक्स बॉमगार्टनर जिसने अंतरिक्ष के किनारे से छलांग लगाई थी, वो भी रेड बुल का एथलीट था। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन इसमें जोखिम भी तो बहुत था। अगर कोई एथलीट किसी स्टंट में घायल हो जाता तो? बिल्कुल, और ये उनकी सबसे बड़ी आलोचना भी थी। कई लोगों ने कहा कि वे युवाओं को खतरनाक कामों के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन रेड बुल के लिए ये नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं थी। नहीं, ये उनके ब्रांड की पहचान को और पक्का करना था। मतलब सीमाएं तोड़ना, जोखिम उठाना। और इसका एक और फायदा था। क्या? जब रेड बुल अपना कोई इवेंट करता है तो बाकी मीडिया उसे मुफ्त में कवर करता है, तो उनका मार्केटिंग खर्च कई गुना बढ़ जाता है। और उन्होंने अपना एक मीडिया हाउस भी बनाया है। हाँ, जो टीवी शो और फिल्में बनाता है और उन्हें दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर को मुफ्त में देता है। शर्त बस ये होती है कि उसमें रेड बुल का लोगो दिखाई दे। तो एक तरफ इतना बड़ा पब्लिक फेसिंग ब्रांड, लेकिन उस ब्रांड को बनाने वाला इंसान खुद लगभग अदृश्य था। हाँ, वो स्टीव जॉब्स की तरह ही बेहद निजी व्यक्ति थे। एक किस्सा है कि उन्होंने एक ऑस्ट्रियाई मैगजीन सिर्फ इसलिए खरीद ली ताकि वो उसमें दिखाई न दे। उनकी फिलॉसफी सीधी थी, शेल्फ पर रेड बुल बिकता है, मैं नहीं। बिल्कुल, वो हमेशा ब्रांड को आगे रखते थे। लेकिन एक लीडर के तौर पर वो कैसे थे? कंपनी के अंदर का माहौल कैसा था? जो पुराने कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि वो एक सज्जन व्यक्ति और बेहद वफादार थे। उनके जो मुख्य बॉटलिंग पार्टनर थे, उनके साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक हैंडशेक पे शुरू हुआ था। हाँ, 1987 में, और दशकों तक बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट के चला। उनका मानना था कि एक हाथ मिलाना आज भी कुछ मायने रखता है। और कंपनी की संस्कृति वो भी काफी अनोखी थी, है ना? हाँ, कर्मचारियों को इंडस्ट्री के औसत से कहीं ज्यादा वेतन मिलता था। सबको कंपनी कार मिलती थी, लेकिन दबाव भी बहुत था। वो नियम कि आप एक ही गलती सिर्फ एक बार कर सकते हैं। हाँ, दूसरा मौका नहीं मिलता था। मैंने उनके ऑफिस में पिए जाने वाले पानी के बारे में भी एक अजीब बात पढ़ी है। लूना एक्वा। कंपनी के अंदर एक खास मिनरल वाटर पिया जाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही निकाला जाता है। ये तो मजाक लगता है? लेकिन ये मार्टिशिट्स के रहस्य और मिथक बनाने के तरीके का ही एक हिस्सा था। वो एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां हर चीज खास लगे, यहां तक कि पानी की एक बोतल भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब करने के पीछे उनकी असली वजह क्या थी? अरबों डॉलर, F1 टीमें, निजी द्वीप,
क्या ये सब पैसे के लिए था? नहीं, पैसा उनकी मुख्य प्रेरणा कभी नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो वो कंपनी को पब्लिक कर देते या बेच देते। उनकी असली प्रेरणा थी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और काम में मजा। बिल्कुल। उन्होंने एक बार कहा था, मैं जो भी कुछ करता हूं, मैं ये विश्वास करने की कोशिश करता हूं कि इसमें मजा है। और ये उनके वित्तीय फैसलों में भी दिखता था। हाँ, वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी था। कंपनी के पहले 15 सालों तक कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। सारा का सारा मुनाफा कंपनी के विस्तार में फिर से लगा दिया गया। इसी वजह से कंपनी बिना किसी कर्ज के इतनी बड़ी हो गई। उनका एक सिद्धांत था, हम कंपनी के अस्तित्व को एक सेकंड के लिए भी खतरे में नहीं डालना चाहते। और उन्होंने कंपनी को कभी पब्लिक नहीं किया। कभी नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, क्या आप मुझे शेयरधारकों की बैठक में कल्पना कर सकते हैं? वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहते थे। उनका आदर्श वाक्य था, सफर ही मंजिल है। मैं चोटी पर खड़े होने के लिए नहीं चढ़ता, बल्कि चढ़ाई करने के लिए चढ़ना चाहता हूं। उनके लिए प्रक्रिया का आनंद परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो एक 41 साल का आदमी जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था, एक थाई ड्रिंक लेता है, उसे दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक बनाता है, स्वाद को महत्वहीन बताता है, अफवाहों को अपना दोस्त बनाता है, और एक ड्रिंक कंपनी की आड़ में एक पूरा मीडिया और स्पोर्ट्स साम्राज्य खड़ा कर देता है। और ये सब वो अपनी शर्तों पर करता है, जिसमें स्वतंत्रता और मजे को सबसे ऊपर रखा गया। बिल्कुल। और ये हमें अंत में एक बहुत दिलचस्प विचार पर लाता है। मार्टिन शुट्ज का एक सिद्धांत था, कोई आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है, केवल ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। ये उनकी आज़ादी की गहरी इच्छा को दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है, सलाह और बेस्ट प्रैक्टिसेस से भरी इस दुनिया में कितनी सफलता इसलिए छिपी रह जाती है क्योंकि हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये परिभाषित करें कि हम क्या नहीं करेंगे। कौन सी सीमाएं अगर हम खुद के लिए खींच लें तो सफलता का हमारा अपना अनूठा रास्ता बना सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे डाइट्रिच मॉन्टेशिट्स ने पारंपरिक व्यापार के हर नियम को ना कहकर अपना रास्ता बनाया।